सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-Lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई-लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। छठी से 10वीं कक्षा के विद्यार्थी ध्यान से सुने। खास आपके लिए हैं इंस्पायर अवार्ड्स मानक। DST और NIF द्वारा हर साल हो रहे इंस्पायर अवार्ड्स मानक के पहले राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हैं। विजेता आप भी हो सकते हैं, इसलिए किसी भी क्षेत्र में साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित अपने इनोवेटिव आइडियाज के साथ तैयार हो जाइए। जानते हैं ना, आप में से 1 लाख स्टूडेंट्स को 10-10 हजार रुपए मिलेंगे अपने आइडियाज को प्रोटोटाइप बनाने के लिए। उसके बाद दुनिया सराहेगी आपका हुनर जब पहुंचेगा आपका आइडिया लोगों तक प्रोडक्ट के रूप में। तो अपने ओरिजिनल इनोवेटिव आइडियाज को स्कूल में जमा करें। बेस्ट आइडियाज आगे बढ़ाए जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर, और हाँ, जल्दी आज ही जमा करें। सो गुड लक विद इंस्पायर अवार्ड्स मानक। जीत ले हम सारी दुनिया। बीच हमें आज बोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो। छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने। सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, आप सबको देखकर खुशी हुई। क्या हम आज के सत्र की शुरुआत एक खेल से करें? ये खेल खेलने के लिए आप सबको एक बड़ा गोला बनाकर खड़े होना है। मैं इस गोले के अंदर खड़े होकर ताली बजाऊंगी। जब ताली बज रही हो तब आपको गोले में घूमते जाना है। जब मैं ताली बजाना बंद करूं और रुको बोलूं, तब आपको अपने नाम के पहले अक्षर के आधार पर छोटे छोटे समूह बनाने हैं। उदाहरण के लिए, जिनका नाम क से शुरू होता है वे एक समूह बनाएंगे, जिनका ख से शुरू होता है वे दूसरा समूह बनाएंगे, इत्यादि। समूह बनाने के बाद आपको बताना है कि प्रत्येक समूह में कितने छात्र हैं। इसके बाद मैं फिर से ताली बजाऊंगी और आपको गोले में घूमना है। जब मैं रुको बोलूं, तब आपको अपने जन्म के महीने के आधार पर समूह बनाने हैं। उदाहरण के लिए, जो जनवरी में पैदा हुए हैं वे एक समूह बनाएंगे। इस तरह महीनों के आधार पर 12 समूह बनेंगे। क्या हम शुरू करें? धन्यवाद। आपने समूह किस तरह बनाए? आपने समूह किसी आधार पर बनाए, जैसे कि एक ही अक्षर से शुरू होने वाले नाम, एक ही महीने में पैदा हुए लोग, है ना? दूसरे शब्दों में कहें तो आपने किसी चीज के आधार पर खुद का वर्गीकरण किया। वर्गीकरण का अर्थ है किसी विशिष्ट चीज या गुण के आधार पर अलग अलग चीजों या इकाइयों के समूह बनाना। मैं दोहराती हूं, वर्गीकरण का अर्थ है किसी विशिष्ट चीज या गुण के आधार पर अलग अलग चीजों या इकाइयों के समूह बनाना। जिन चीजों को एक समूह में रखा गया है उनमें कुछ समानता है। वास्तव में देखा जाए
तो वो समानता ही समूह बनाने का आधार थी। रोजमर्रा के जीवन में हम जिन चीजों का इस्तेमाल करते हैं उनके बारे में सोचिए। हम उनका वर्गीकरण सब्जी, बर्तन, गहने, वाहन आदि के तौर पर करते हैं। इन सब चीजों में कोई ना कोई समानता होती है, इसलिए हम इन्हें एक वर्ग में रखते हैं। आइए अब एक क्रियाकलाप करते हैं। आपको स्क्रीन पर कुछ चीजों के समूह दिखेंगे। आपको पहचानना है कि इनका वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है। स्क्रीन 1 तोता, गौरैया, मैना, कौवा, कबूतर। स्क्रीन 2 भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल। स्क्रीन 3 बैंगन, भिंडी, आलू, प्याज। स्क्रीन 4 क्रिकेट, कैरम, बैडमिंटन, चेस, टेनिस। स्क्रीन 5 नीला, पीला, लाल, हरा, भूरा। धन्यवाद। फ्रेम 1 में चिड़ियों का समूह दिखाया गया है। फ्रेम 2 में कुछ देश दिखाए गए हैं। फ्रेम 3 में कुछ सब्जियां दिखाई गई हैं। फ्रेम 4 में कुछ खेल दिखाए गए हैं। फ्रेम 5 में कुछ रंग दिखाए गए हैं। इन चीजों का आगे भी वर्गीकरण किया जा सकता है, जैसे कि खेलों को घर अंदर खेले जाने वाले और बाहर खेले जाने वाले खेलों में वर्गीकृत किया जा सकता है। इसी तरह सब्जियों को जमीन के नीचे उगने वाली और जमीन के ऊपर उगने वाली में वर्गीकृत किया जा सकता है। क्या अब हम एक क्रियाकलाप करें? आपको स्क्रीन पर कुछ शहरों के नाम दिखाए जाएंगे। क्या आप बता सकते हैं कि इनका वर्गीकरण किस आधार पर किया जा सकता है? चेन्नई, टोक्यो, दिल्ली, कोलकाता, लंदन, सिडनी, मुंबई, पेरिस, भोपाल, वॉशिंगटन, बीजिंग। धन्यवाद। चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और भोपाल भारतीय शहर हैं। बाकी के शहर विदेश में हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में जो चीजें हमारे काम आती हैं, हम उनका वर्गीकरण करते हैं। उदाहरण के लिए, हम विद्यार्थियों का वर्गीकरण प्राथमिक, मध्य और उच्च विद्यालय के आधार पर करते हैं। हम खंड अ, ब, क के आधार पर भी विद्यार्थियों के समूह बनाते हैं। अब एक और क्रियाकलाप करेंगे। आपको स्क्रीन पर एक तालिका दिखाई जाएगी, जिसमें एक तरफ कुछ विषय होंगे और दूसरी तरफ कुछ शब्द या वाक्यांश होंगे जो उन विषयों से संबंधित हैं। आपको विषय और उनसे जुड़े शब्दों के सही जोड़े बनाने हैं। जब मैं शब्द पढ़ूं, तो आपको उसका विषय बताना है, ठीक है? विवरण, शासक, युद्ध, आक्रमण, संख्याएं, भिन्न, दशमलव, ज्यामिति, कविता, गद्य, व्याकरण, अम्ल, कोशिका, विद्युत संचालन। विषय, गणित, भाषा, विज्ञान, इतिहास। धन्यवाद। शासक, युद्ध,
आक्रमण जैसे शब्द इतिहास में आते हैं। संख्याएं, दशमलव, भिन्न, ज्यामिति जैसे शब्द गणित में आते हैं। कविता, गद्य, व्याकरण जैसे शब्दों का वर्गीकरण भाषा के अंदर होता है। अम्ल, कोशिका, विद्युत संचालन जैसे शब्द विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह हम घर के सामानों को रसोई के सामान, शयन कक्ष के सामान, बैठक के सामान, पहनने के कपड़े इत्यादि के तौर पर वर्गीकृत कर सकते हैं। बैठक के सामानों में टीवी, सोफा, सजावट के सामान इत्यादि आते हैं। शयन कक्ष में पलंग, गद्दे, तकिए, मच्छरदानी इत्यादि आते हैं। पहनने के कपड़ों में धोती, शर्ट, पैंट, साड़ी, सलवार सूट इत्यादि आते हैं। कपड़ों को सूती, रेशमी, पॉलिएस्टर इत्यादि के तौर पर भी वर्गीकृत किया जा सकता है। आइए अब एक क्रियाकलाप करते हैं। जब मैं ताली बजाना शुरू करूं, तब आपको गोले में चलना है। जब मैं ताली बजाना बंद कर दूं, तब आपको इस आधार पर समूह बनाने हैं कि आप स्कूल कैसे आते हैं। उदाहरण के लिए, जो लोग साइकिल से आते हैं उनका एक समूह होगा, जो बस से आते हैं उनका एक समूह होगा, जिनके माता पिता उन्हें छोड़ने आते हैं उनका एक समूह होगा, इत्यादि। समूह बनाने के बाद आपको गिनती करनी है कि प्रत्येक समूह में कितने छात्र हैं। धन्यवाद। इस तरह के वर्गीकरण का क्या फायदा है? जिन चीजों को हम एक समूह में रखते हैं, उनमें हमें कुछ समानता नजर आती है। इस वजह से हम उन चीजों का उपयुक्त तरीके से प्रयोग कर पाते हैं। उदाहरण के लिए, हम नाजुक या आसानी से टूटने वाली चीजों को ध्यानपूर्वक रखते हैं। जो सब्जियां जल्दी सड़ जाती हैं, उन्हें हम अलग रखते हैं। इसके आधार पर हम ये निर्णय भी लेते हैं कि उनका इस्तेमाल कब और कैसे करना है। जब हम चीजों का वर्गीकरण करके उसके अनुसार उनका प्रयोग करते हैं, तो उसमें एक सुव्यवस्था होती है। उदाहरण के लिए, अगर हम पढ़ाई लिखाई की सामग्री जैसे कि नोटबुक, पेन, पेंसिल, शार्पनर, रबर इत्यादि एक साथ रख दें, तो स्कूल का बैग जमाने में और गृह कार्य करने में आसानी होती है। काम व्यवस्थित होने से तनाव भी कम होता है। वर्गीकरण के बहुत फायदे होते हैं। इससे हम चीजों की समानताएं पहचान पाते हैं, उनका अच्छी तरह इस्तेमाल कर पाते हैं, निर्णय ले पाते हैं और व्यवस्थित हो पाते हैं। वर्गीकरण के फायदे: समानताएं जानना, चीजों का सही तरीके से इस्तेमाल करना, निर्णय लेना, सुव्यवस्था, परेशानी से बचना। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी कपड़े पर दूसरे कपड़े का रंग लगने से वो बिगड़ गया हो? या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी चीज में नमक की जगह शक्कर डाल दी हो क्योंकि दोनों चीजें एक जैसे डिब्बों में थीं? या फिर आपने फूल और खाने पीने की चीजें एक साथ रख दी हो जिससे खाने में फूलों की महक आ गई? क्या आप इसके बारे में सबको बताना चाहेंगे? धन्यवाद। क्या अब हम आज के सत्र में सीखी बातों का सार संक्षेप कर लें?
वर्गीकरण का अर्थ है किसी विशिष्ट चीज या गुण के आधार पर अलग अलग चीजों या इकाइयों के समूह बनाना। वर्गीकरण के फायदे: समानताएं जानना, चीजों का सही तरीके से इस्तेमाल करना, निर्णय लेना, सुव्यवस्था, परेशानी से बचना। अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद। नमस्ते छात्रों, आप कैसे हैं? पिछले सत्र में हमने वर्गीकरण के बारे में सीखा था। अब हम चीजों की विशिष्टता जानने के बारे में बात करेंगे। कल्पना कीजिए कि आलू, मूली, गाजर, टमाटर इत्यादि एक टोकरी में रखे हैं। ये सभी सब्जियां हैं, पर जब हम इन्हें जमीन के नीचे उगने वाली और जमीन के ऊपर उगने वाली के तौर पर वर्गीकृत करते हैं, तो टमाटर को आलू और प्याज के साथ नहीं रखा जाता। वह बात जिसके आधार पर एक चीज और दूसरी चीज में फर्क किया जा सकता है, उसे विशिष्टता बताना कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें, विशिष्टता बताने का अर्थ है किसी समूह में रखी चीजों में से किसी एक चीज की विशेषता बताना, जिसके आधार पर उसे अलग से पहचाना जा सकता है। अब एक क्रियाकलाप का समय है। आपको स्क्रीन पर कुछ शब्द दिखाए जाएंगे। आपको पहचानना है कि इन्हें किस आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। आपको प्रत्येक समूह से एक भिन्न वस्तु को भी पहचानना है और उसके भिन्न होने का कारण भी बताना है। उदाहरण के लिए, अगर आपको कुत्ता, बिल्ली और गाय शब्द दिए जाएं, तो आप इन्हें पालतू पशु के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। पर गाय इनमें से अलग होगी, क्योंकि उसके 2 सींग होते हैं और बाकी 2 जानवरों के नहीं। क्या आप समझ गए? क्या आप सब तैयार हैं? वस्तु या नाम। वर्गीकरण का आधार: भिन्न, कारण, विशिष्टता का आधार। हिंदी, भोजपुरी, गुजराती, मराठी, जर्मन, तमिल। जनवरी, मई, दिसंबर, अक्टूबर, सितंबर। आम, संतरा, सेब, अनार, अमरूद। बहुत बढ़िया। वस्तु या नाम: हिंदी, भोजपुरी, गुजराती, मराठी, जर्मन, तमिल। वर्गीकरण का आधार: भाषा। भिन्न, जर्मन। कारण, विशिष्टता का आधार: भारतीय भाषा नहीं है। वस्तु या नाम: जनवरी, मई, दिसंबर, अक्टूबर, सितंबर। वर्गीकरण का आधार: महीने। भिन्न, सितंबर। कारण, केवल 30 दिन होते हैं। वस्तु या नाम: आम, संतरा, सेब, अनार, अमरूद। वर्गीकरण का आधार: फल। भिन्न, आम। कारण, केवल एक बीज होता है। पहली पंक्ति में कुछ भाषाओं के नाम दिए गए हैं। जर्मन भिन्न है, क्योंकि बाकी सब भाषाएं भारतीय हैं, जबकि जर्मन यूरोप की भाषा है। दूसरी पंक्ति में कुछ महीने बताए गए हैं। सितंबर भिन्न है,
क्योंकि केवल उसमें 30 दिन होते हैं, जबकि बाकी महीनों में 31 दिन होते हैं। अगली पंक्ति में कुछ फलों के नाम हैं। आम, संतरा, अनार, अमरूद, पर आम भिन्न है क्योंकि बाकी सब फलों के कई बीज होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। किसी समूह की चीजों में एक समानता होती है, फिर भी प्रत्येक चीज की कोई विशेषता हो सकती है। उदाहरण के लिए चूड़ी, माला, झुमका, ये सब आभूषण है, पर चूड़ी की विशेषता है कि इसे हाथ में पहना जाता है। इसी तरह झुमके की विशेषता है कि ये कान में पहना जाता है, और माला की विशेषता है कि इसे गले में पहना जाता है। अब हम एक और क्रियाकलाप करेंगे। जयपुर, पटियाला, जैसलमेर, अजमेर और उदयपुर शहर हैं, पर इन सब शहरों की अपनी एक विशेषता भी है। क्या आप प्रत्येक शहर की विशेषताएं पहचान सकते हैं? बहुत बढ़िया प्रयास किया आप सबने। क्या हम उत्तर जांच लें? शहरों के समूह में केवल जयपुर एक राज्य की राजधानी है। केवल पटियाला ऐसा शहर है जो राजस्थान में नहीं है। केवल जैसलमेर में रेत के टीले और रेगिस्तान है। केवल अजमेर में एक मशहूर दरगाह है। केवल उदयपुर में 6 झीलें हैं, इसलिए उसे झीलों की नगरी कहते हैं। इसी तरह हम अपने जीवन से संबंधित सभी चीजों की विशेषताएं पहचान सकते हैं। आइए अब एक क्रियाकलाप करते हैं। आपको स्क्रीन पर कुछ शब्द या वाक्यांश दिखाए जाएंगे जो हमारे जीवन से संबंधित गतिविधियों से जुड़े हैं। क्या आप इनका वर्गीकरण करके समूह बना सकते हैं? जुआ खेलना, सब्जियां खरीदना, ईमानदारी, जल्दी उठना, दूसरों को सराहना, जन्मदिन के लिए कपड़े खरीदना, स्वच्छता रखना, ईर्ष्या करना, घर के सामान खरीदना। धन्यवाद। आप सबको बधाइयां। आइए अब जवाबों पर नजर डालते हैं। आदत: जुआ खेलना, जल्दी उठना, स्वच्छता रखना। खर्चे: सब्जियां खरीदना, जन्मदिन के लिए कपड़े खरीदना, घर का सामान खरीदना। गुण या लक्षण: ईमानदारी, ईर्ष्या करना, दूसरों को सराहना। अब क्या आप प्रत्येक समूह से उस चीज को पहचान सकते हैं जो भिन्न है? सही कहा। आदतों में से जुआ खेलना भिन्न है क्योंकि यह एक अस्वीकार्य आदत है और इसके नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। खर्चों में से जन्मदिन के लिए नए कपड़े खरीदना भिन्न है क्योंकि यह वर्ष में केवल एक बार किया जाता है। गुणों में से ईर्ष्या भिन्न है क्योंकि यह गुण अच्छा नहीं है और इसके नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। अब एक और क्रियाकलाप करेंगे। क्या आप अपने समय का वर्गीकरण कर सकते हैं, जैसे कि पढ़ाई का समय, व्यक्तिगत समय इत्यादि? अगर हाँ, तो आप अलग अलग तरह की गतिविधियों के वर्ग बनाएं और यह जानने की कोशिश करें कि आपका कितना समय व्यर्थ जाता है।
धन्यवाद। अगर हम अपने कार्यों का वर्गीकरण करें और यह देखें कि हम किस कार्य के लिए कितना समय बिताते हैं, तो हम यह पहचान पाएंगे कि हमारे कितने काम अनावश्यक होते हैं। ऐसे अनावश्यक कार्यों की वजह से हमारा समय बर्बाद होता है। हम इस समय का बेहतर उपयोग कर सकते हैं। जब हम वर्गीकरण करना और विशिष्टता ढूंढना सीखते हैं, तो हम खुद को और अपने दोस्तों को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। उदाहरण के लिए, हम यह जान पाते हैं कि वे अपना समय कैसे बिताते हैं, पैसे किस तरह खर्च करते हैं, उनकी आदतें क्या हैं, उनके गुण क्या हैं, उनके सिद्धांत क्या हैं, इत्यादि। ऐसा करके हम अच्छे और विश्वसनीय लोगों को पहचान सकते हैं और उनके साथ अच्छे रिश्ते बना सकते हैं। विशिष्टता पहचानने की योग्यता से हम अपने समय और पैसे का बेहतर उपयोग कर सकते हैं, अच्छे दोस्तों को पहचान सकते हैं। मुझे आशा है कि आप जो भी सुनते, देखते और सोचते हैं, उसका वर्गीकरण कर पाएंगे और उनकी विशिष्टता भी पहचान पाएंगे। ऐसा करने से आप सकारात्मक कार्यों पर ध्यान दे पाएंगे और नकारात्मक चीजों से दूर रहेंगे। क्या अब हम सत्र का सार संक्षेप कर लें? विशिष्टता बताने का अर्थ है किसी समूह में रखी चीजों में से किसी एक चीज की विशेषता बताना, जिसके आधार पर उसे अलग से पहचाना जा सकता है। विशिष्टता पहचानने की योग्यता से हम अपने समय और पैसे का बेहतर उपयोग कर सकते हैं, अच्छे दोस्तों को पहचान सकते हैं। इतनी अच्छी तरह सत्र का सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद। Telekovic ka na rin. Yan na. Alam mo.
नमस्कार। आप शिक्षकों द्वारा दी गई अच्छी शिक्षा से आज लाखों विद्यार्थी इनोवेशंस कर रहे हैं। उन सभी को इंस्पायर अवार्ड्स मानक में हिस्सा लेने प्रोत्साहित कीजिए। करना है इतना कि आपके विद्यालय के 6ठी से 10वीं कक्षा के छात्र और छात्राएं साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित अपने इनोवेटिव आइडियाज आपके पास जमा करें, ताकि वो DST और NIF द्वारा आयोजित इंस्पायर अवार्ड्स मानक प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकें। 1 लाख छात्रों को 10-10 हजार रुपए मिलेंगे अपने आइडियाज को प्रोटोटाइप्स बनाने के लिए। फिर छात्र डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पर अपने इनोवेशंस को दिखाएंगे, फिर प्राइजेस और सम्मान पाएंगे। तो आज ही अपने स्टूडेंट्स को हिस्सा दिलवाएं इंस्पायर अवार्ड्स मानक में। नमस्ते छात्रों, आप सबसे फिर से मिलकर खुशी हुई। आशा है कि अब आप आलोचना को ठीक से समझने लगे होंगे। आइए आज के सत्र की शुरुआत एक कहानी से करते हैं। नीलम एक शिल्पकार की कार्यशाला देखने गई। उसने अंदर जाने से पहले अपनी चप्पल एक पत्थर पर उतार कर रख दी। उसने सारी मूर्तियों को बहुत ध्यान से देखा और उनकी सुंदरता को सराहा। उसे किसी मूर्ति में बना एक सितार बहुत पसंद आया। शिल्पकार नीलम को उस सितार की खूबियों के बारे में बताने लगा। कार्यशाला में घूमने के बाद नीलम फिर से दरवाजे पर पहुंच गई, जहां उसने अपनी चप्पल उतारी थी। नीलम ने देखा कि उस पत्थर पर कुछ निशान बने हुए थे। शिल्पकार ने पत्थर की तरफ देखते हुए कहा, मैंने इस पत्थर पर सितार बनाना शुरू किया था, पर यह पत्थर हथौड़े की मार नहीं सह सका, इसीलिए मैंने दूसरे पत्थर पर हथौड़े से मारना शुरू किया। आपने इस कहानी से क्या सीखा? 1. जो पत्थर हथौड़े की मार सह सकता है वही मूर्ति बन सकता है। 2. हमें अपनी चप्पल किसी पत्थर पर नहीं छोड़नी चाहिए। 3. पहली कोशिश में कोई भी मूर्ति अच्छी तरह नहीं बन पाती। कोई भी पत्थर हथौड़े की मार सहने के बाद ही सुंदर मूर्ति बन पाता है। उसी तरह जो व्यक्ति आलोचना को सहन करके उससे उभर पाता है वही अच्छा मनुष्य बन पाता है। बाकी लोग वैसे ही रहते हैं, उनमें कोई सुधार नहीं आता। इसका मतलब है कि आलोचना में ऐसी शक्ति है जो हमें अच्छा मनुष्य बनाती है। हमें अखबार में चित्रकला, संगीत, साहित्य, नृत्य इत्यादि जैसी कलाओं के बारे में आलोचनात्मक लेख पढ़ने को मिलते हैं। मनुष्य के व्यवहार के बारे में भी आलोचना की जाती है। इस तरह की आलोचना का मकसद होता है यह समझना कि कोई घटना क्यों घटी, वास्तव में क्या होना चाहिए था और अब उसके बारे में क्या किया जा सकता है। पर जब कोई हमारी या हमारे काम की आलोचना करता है तो हमें कष्ट पहुंचता है। उस दुख की भावना से बाहर निकलने के बाद ही हम खुद को सुधार सकते हैं। आग में तपने के बाद ही सोने में चमक आती है। उसी तरह जब कोई व्यक्ति आलोचना को अच्छी तरह समझना सीख जाता है तो उसका व्यक्तित्व निखरने लगता है। इस सत्र के दौरान हम सीखेंगे कि आलोचना का सामना कैसे करना चाहिए,
अब इस परिस्थिति पर ध्यान दीजिए। राजेश और उसके दोस्त साथ बैठकर अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। राजेश ने कहा कि वह सबके लिए चाय बनाकर ला रहा है। एक घूंट पीने के बाद कमल ने कहा, इसमें कुछ कमी है। यह सुनकर राजेश ने तुरंत जवाब दिया, चुपचाप पी लो, इससे ज्यादा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तभी विवेक ने कहा, कमल सही कह रहा है, तुम शक्कर डालना भूल गए हो। कमल ने राजेश की भावनाओं के बारे में सोचे बिना तुरंत राजेश की गलती बताई, पर राजेश ने भी पूरी बात सुने बिना ही उसे जवाब दे दिया। अगर वह खुद चाय पीकर देखता तो उसे पता चल जाता कि उसने क्या गलती की थी। चाहे किसी भी तरह की आलोचना हो, पर हमें तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए। कुछ देर इंतजार करने से गुस्सा कम हो जाता है और हम अपने शब्दों पर काबू भी रख पाते हैं। आलोचना का सामना उचित तरीके से करना एक जरूरी कौशल है। इसका सबसे पहला कदम है आलोचना को ध्यान से सुनना, तुरंत प्रतिक्रिया ना करना। अब एक और परिस्थिति देखते हैं। राजा की मां बहुत परेशान है क्योंकि वह अपना कमरा और मेज बहुत ही गंदी रखता है। जब उसकी मां ने यह बात उसे बताई तो उसने जवाब दिया, आपको मेरे दोस्त का कमरा देखना चाहिए, उसके बाद आप मेरे कमरे के बारे में शिकायत करना छोड़ दोगे। राजा ने ऐसा क्यों कहा? अपनी गलती छुपाने के लिए, या इसलिए कि उसकी मां और परेशान ना हो, या फिर इसलिए कि इस उम्र के छात्रों के कमरे ऐसे ही होते हैं? 1. अपनी गलती छुपाने के लिए। 2. ताकि उसकी मां और परेशान ना हो। 3. क्योंकि इस उम्र के छात्रों के कमरे ऐसे ही होते हैं। राजा ने इस बात का फायदा उठाया कि उसके दोस्त का कमरा बहुत ही गंदा रहता था, पर इसका यह मतलब नहीं है कि उसकी आड़ में वह अपनी गलती पर पर्दा डाल दे। अपनी मां के द्वारा की गई आलोचना के लिए उसका जवाब ना तो उचित था और ना ही स्वीकार्य। वह सच्चाई का सामना करने की बजाय खुद को बचाना चाहता था। जब सच्चाई कड़वी लगती है तो लोग अक्सर इस तरह का रास्ता अपनाते हैं। आलोचना का जवाब देते वक्त हमें खुद का बचाव नहीं करना चाहिए, ना ही बहाने मारने चाहिए। अब इस परिस्थिति पर ध्यान दीजिए। यमुना एक साड़ी पर कसीदा निकाल रही थी। वह कसीदे से फूल और चिड़िया बना रही थी। कसीदा निकालते वक्त उससे एक छोटी सी गलती हो गई। जब उसकी छोटी बहन नेहा ने कहा कि उससे गलती हो गई है तो उसने कहा, तुम तो सुई में धागा भी नहीं डाल सकती, इसलिए मुझे मत सिखाओ। नेहा को सुई में धागा डालना नहीं आता होगा, पर इसका यह मतलब नहीं है कि यमुना उसे अशिष्ट तरीके से जवाब दे। ऐसा व्यवहार अनुचित होता है। आलोचना का जवाब देने का यह सही तरीका नहीं है। जो व्यक्ति आपकी गलती बता रहा हो उस पर अपने शब्दों से इस तरह हमला नहीं करना चाहिए। यह अशिष्ट होता है और बचकाना लगता है। आलोचना का सामना करते वक्त हमें आक्रामक तरीके से जवाब नहीं देना चाहिए। अब
एक और परिस्थिति देखते हैं। अखिल शाम को 7 बजे संगीत सीखने जाता है। स्कूल से 4 बजे लौटकर वह थक गया था और थोड़ा आराम करना चाहता था। वह नाश्ता करके टीवी देखने बैठ गया। वह टीवी देखने में इतना खो गया कि उसे समय का ख्याल ही नहीं रहा। अचानक उसने देखा कि 6:45 बज गए हैं। वह तुरंत संगीत क्लास के लिए निकला और वहां 7:15 बजे पहुंचा। संगीत के शिक्षक उस पर गुस्सा हुए। देरी से आने के लिए उन्होंने उसे गैर जिम्मेदार कहा। उसे क्या करना चाहिए? सजा से बचने के लिए क्या उसे कहना चाहिए कि वह किसी जरूरी काम में फंस गया था, या उसे सही बात बता देनी चाहिए, या फिर उसे बस यह मान लेना चाहिए कि वह देरी से आया है? 1. कहना चाहिए कि वह किसी जरूरी काम में फंस गया था। 2. सही बात बता देनी चाहिए। 3. उसे यह मान लेना चाहिए कि वह देरी से आया है। यह कहने का कोई फायदा नहीं कि वह देरी से आया है, क्योंकि यह तो शिक्षिका को पता ही है। इसीलिए यह जवाब अनुचित है। अखिल अपनी गलती की वजह से देर से आया था, इसीलिए उसे देर होने का सही कारण बता देना चाहिए और आलोचना से बचने के लिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। उसे सही कारण बताते हुए अपनी गलती स्वीकार कर लेनी चाहिए। जब किसी भी परिस्थिति में आलोचना का सामना करना पड़े तो अपनी गलती स्वीकार करके ईमानदारी से जवाब देना चाहिए। खुद को बचाने की या आक्रामक तरीके से जवाब देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आलोचना का सामना करते वक्त ईमानदारी से जवाब देना चाहिए। अपनी गलती मान लेनी चाहिए। अब एक और परिस्थिति पर ध्यान देते हैं। सीता ने बाल्टी में अपने कपड़े भिगोकर रखे थे। उसने देखा कि उसके सफेद कुर्ते पर गुलाबी रंग के धब्बे हो गए थे। ठीक से देखने पर उसे पता चला कि उसकी बहन नीता ने अपना गुलाबी सलवार उसी बाल्टी में भिगो दिया था। उसने गुस्से में आकर नीता से कहा, क्या तुम इतनी बेवकूफ हो? तुम्हें पता नहीं चलता कि बाल्टी में क्या डालना चाहिए? तुमने मेरा इतना अच्छा कुर्ता बिगाड़ दिया। यह सुनकर नीता को भी गुस्सा आ गया और उसने जवाब देते हुए कहा, अगर तुम इतनी ही समझदार हो तो तुमने बाल्टी में अपना कुर्ता सबसे पहले क्यों डाला? नीता ने बहुत ही चालाकी से जवाब दिया, पर आलोचना का सामना करने का यह सही तरीका नहीं है। उसकी गलती यह थी कि उसने सीता की आलोचना में सच्चाई नहीं देखी। सीता ने भावुक होकर आलोचना की, पर उसकी बात सही थी। नीता को अपनी सलवार भिगोने से पहले यह देख लेना चाहिए था कि उसका रंग निकलता है या नहीं। लापरवाही या फिर अज्ञानता की वजह से उससे ऐसा हो गया। नीता ने सच्चाई पर ध्यान नहीं दिया। आलोचना का सामना करने का सही तरीका यह है कि हम सच्चाई और भावनाओं को अलग अलग रखें। अपनी गलती स्वीकार करके माफी मांगने से परिस्थिति अपने आप संभल जाती है। कड़ी आलोचना का सामना करते वक्त हमें राय, तथ्यों, सच्चाई और भावनाओं को अलग अलग रखना चाहिए।
क्या अब हम सत्र में सीखी हुई बातों का सार संक्षेप कर लें? हमें आलोचना को ध्यान से सुनना चाहिए, तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए। आलोचना का जवाब देते वक्त या सामना करते वक्त हमें खुद का बचाव नहीं करना चाहिए, ना ही बहाने मारने चाहिए। आक्रामक तरीके से बात नहीं करनी चाहिए। ईमानदारी से जवाब देना चाहिए। अपनी गलती मान लेनी चाहिए। राय, तथ्यों, सच्चाई और भावनाओं को अलग अलग रखना चाहिए। धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी तरह सार संक्षेप किया। पिछले सत्र में हमने सीखा था कि आलोचना का सामना कैसे करते हैं। अब हम सीखेंगे कि आलोचना का सामना करने के लिए किन गुणों की आवश्यकता होती है। अब आपके लिए एक प्रश्न है। आप में से कितने लोगों को खुद की प्रशंसा सुनकर अच्छा लगता है? कृपया अपने हाथ खड़े कीजिए। हम सबको खुद की प्रशंसा सुनकर अच्छा लगता है, पर यह बात भी सही है कि कोई हमारी चापलूसी करे तो हम परेशान हो सकते हैं। अब अगला प्रश्न, हम में से कितने लोगों को खुद की आलोचना सुनना अच्छा लगता है? हम में से किसी को भी आलोचना सुनना अच्छा नहीं लगता। मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा होता है कि उसे आलोचना पसंद नहीं आती। जैसे कि एक कहावत में बताया गया है, अगर आप किसी को अपना दुश्मन बनाना चाहते हैं तो बस उससे इतना कह दीजिए कि वह गलत है। आलोचना को धैर्य से सुनने और समझने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। आलोचना को ठीक से समझने के लिए हमें कुछ आवश्यक गुण होने चाहिए। क्या हम यह जानने की कोशिश करें कि वे गुण कौन से हैं? इस परिस्थिति पर ध्यान दीजिए। कला और उसके दोस्त एक प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए किसी स्कूल में गए थे। जब उसकी स्कूल पहली प्रतियोगिता में हार गई, तब दूसरी स्कूल के छात्रों ने उन्हें चिढ़ाते हुए कहा, हार गए, लगता है इतनी दूर हारने के लिए ही आए थे। कला के कुछ दोस्तों को गुस्सा आने लगा और कुछ दोस्त हताश हो गए। अगर आप कला की जगह होते तो आप क्या करते? इस परिस्थिति में कला ने अपने दोस्तों से कहा, उनकी बातों पर बिल्कुल ध्यान मत दो और अगली प्रतियोगिता के बारे में सोचो। इस बार हम जरूर जीतेंगे। इससे सबको प्रोत्साहन मिला और वे अगली प्रतियोगिता जीत गए। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? कला और उसके दोस्तों में दुख से बाहर निकलने का साहस था, इसीलिए वे हार और आलोचना को पीछे छोड़कर आगे बढ़ पाए। खुद में सहिष्णुता और साहस पैदा करने के लिए हम आलोचना का सामना समझदारी से कर सकते हैं। कई बार आलोचना सुनकर बहुत ठेस पहुंचती है, पर अगर हम में सहिष्णुता और साहस हो तो हम भावुक हुए बिना फिर से सामान्य तरीके से सोच पाते हैं और सही बात पर ध्यान दे पाते हैं। आलोचना का सामना करने के लिए
जिन गुणों की आवश्यकता होती है वे हैं सहिष्णुता और साहस। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी आलोचना की वजह से आप हताश हो गए थे, पर बाद में आपने सहिष्णुता और साहस से काम लिया और आप दुख से बाहर निकलकर आगे बढ़ पाए? आइए अब ममता की कहानी सुनते हैं। ममता की आदत है कि वह काम को टाल देती है। उसने खास अवसरों पर पहनने वाले कपड़े धोने के लिए निकाले थे, पर हमेशा की तरह उसने वह काम टाल दिया। उसे एक शादी में जाना था। जब वह पहनने के लिए कपड़े देखने लगी तो उसे एहसास हुआ कि कोई भी कपड़े साफ नहीं है। उसके भाई ने तुरंत कहा, तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए था, तुम किसी की सलाह तो मानती नहीं हो। फिर उसके भाई ने कहा, अब शादी में मेरे कपड़े पहन कर जाना। इस घटना के बाद ममता ने काम को टालना छोड़ दिया। इसका मतलब है कि उसने आलोचना को स्वीकार किया और अपनी गलती पर ध्यान देते हुए कुछ सीखा। आलोचना का सामना करने के लिए जिन गुणों की आवश्यकता होती है वे हैं सहिष्णुता और साहस, ध्यान केंद्रित करना। सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से ई-लॉट्स ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें।